बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम 3 हिस्सों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान की सियासी इस्तेहकाम के हवाले से सियासी सूरत हाल, मुज़ाकरात का जिक्र, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर फिर शदीद इख्तलाफात की बात की जाती है, फिर उसके बाद मुज़ाकरात का अंजाम क्या होगा, मुज़ाकरात में क्या क्या बातें मनवाई जा रही हैं और क्या क्या मानी जाएंगी, यानी गिव एंड टेक की बात की जाती है। ये मुज़ाकरात वाकई नतीजा खेज़ होंगे या नहीं होंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि पार्टीज़ के अंदर अथॉरिटी किसके पास है, यानी कि ये मुज़ाकराती टीम बैठ रही है तो क्या ये बाख्तियार है अपनी अपनी क़यादतों की तरफ से। इन्हीं हवालों से गुफ्तगू के पहले हिस्से में हम बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से, हमारे साथ शरीक हैं इस वक्त स्काइप के ऊपर, और साबिक वफाकी वज़ीर है, सीनियर सियासतदान भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, ये बताइएगा कि ये मुज़ाकरात, जिसको मैंने शुरू में कहा था कि T20 या टेस्ट मैच वो भी जो ड्रॉ हो जाता है, क्या आपको नजर आ रहा है अभी तीसरा दौर कहीं दूर दूर नजर नहीं आ रहा, ये मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, या फिर आपको ऐसे ही लगता है कि ये गुफ्तन शनीदम बर्खास्तन हो जाएगा? देखिए आज़म, पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात तब कामयाब होंगे और कामयाब होते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि जो दोनों साइडें हैं वो ये रियलाइज़ करें कि उनकी लिमिटेशंस हैं और उसके मुताबिक वो आगे कामयाब होते हैं। इस वक्त यूँ लग रहा है कि हुकूमत जो है उनको भी ये है कि वक्त कुछ गुजारें और देखें कि इंटरनेशनल प्रेशर कहाँ सेटल होता है, और मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ भी अभी ये इंतज़ार कर रही है कि आप देखें कि हुकूमत की और कितने स्क्वीज होती है। तो इसलिए ये मुज़ाकरात जो हैं वो बड़े स्लो पेस पे चल रहे हैं, और ऐसी जो सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे यूँ लगता है कि हुकूमत और इस्टेब्लिश हुकूमत के अंदर लोग हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, फिर ज़ाहिर है वहाँ हॉक्स भी हैं, और फिर एक अभी इस्टेब्लिशमेंट में हुकूमत के अंदर एक बातचीत होनी चाहिए कि क्या वो पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते। क्योंकि जिस किस्म के बयानात आ जाते हैं, फिर जिस किस्म की एक जो मुहिम चलाई जाती है उससे तो तल्खियाँ बढ़ रही हैं, तो इतनी तल्खियों में मुज़ाकरात नहीं होते। जी बिल्कुल, और बानी के जो ट्विटर अकाउंट के हवाले से उसके ऊपर खामोश रखने की बात की जा रही है, और जो हालिया कोई ट्वीट ऐसी आई है जिसके ऊपर बड़ा इतराज़ किया जा रहा है, तो जो CBMs हैं, आप समझते हैं कि CBMs भी अभी तक तय नहीं हुए? देखिए मसला तो यही है ना कि एस्टैब्लिशमेंट का इशू ये भी है कि देखिए ना, इस वक्त जो हुकूमत है उसने तो ये कहा है कि हमने तो पूरी कोशिश की है मुलाकात कराने की, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। अब राना सनाउल्लाह हैं, इरफान सदीकी हैं, इसहाक डार हैं, याज सादिक हैं, उनकी तरफ से तो ये बात वाज़ेह है ना कि वो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं मुलाकात हो लेकिन नहीं हो पा रही। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो फिर आप मुझे बताइए कि अगर इमरान खान तनकीद एस्टैब्लिशमेंट पे नहीं करें तो किस पे करें? तो वो कहते हैं इट नीड्स टू टू टैंगो। जाहिर है फिर एस्टैब्लिशमेंट को भी समझना पड़ेगा कि कभी भी इस तरह से बरह रास्त सियासी जमातों के साथ लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट की फ़ायदे में नहीं होती। इस वक्त तो देखिए कोई 1 सवा लाख छापा पड़ा है पंजाब में, और हर जो शख्स है जिसके साथ बरह रास्त ज्यादती हुई है वो एस्टैब्लिशमेंट को इसका जिम्मेदार समझता है, और आम तौर के ऊपर इदारे और एस्टैब्लिशमेंट वो इस तरह से बरह रास्त कन्फ्रंटेशन में नहीं आते जो भी पाकिस्तान में हो रहा है। जाहिर है कि इसकी कीमत है जो वो अदा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो उनको अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाहिए और एक बफर क्रिएट करना होगा, क्योंकि इदारे तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इदारों के बगैर तो नहीं मुल्क हुआ करते। लेकिन दोनों साइड से तो बात साहब, दोनों साइड से बफर जोन बनेगा, दूसरी साइड से भी बात की जाती है, लेकिन मुझे ये बताएं तो बफर की जरूरत नहीं है। दूसरी साइड से तो मेरे ख्याल में इदारों के ऊपर और उनके ऊपर पर्सनलाइज्ड कमेंट्स होने ही नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं। मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं कि इस वक्त जो कमेटी बैठी है, आप समझते हैं कि वो बाइख्तियार है क्या? क्योंकि बार बार कहा जाता है कि जी बानी से मुलाकात होगी तो देखा जाएगा, दूसरी तरफ से भी आपने कहा कि जी वहाँ से भी बात की जाती है कि हम तो चाहते हैं, लेकिन तो आप समझते हैं कि ये कमेटी भी बाइख्तियार नहीं? वो तो जाहिर है ना, अगर आपके सामने है ये कोई मतलब बात कोई ऐसी खुफिया तो नहीं है। उन्होंने टीवी पे आके ये कहा कि हम मुलाकात कराना चाहते हैं, करवाएंगे, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुलाकात करवाएं, और उसके बाद मुलाकात नहीं करवा सके तो जाहिर है फिर वो बाइख्तियार तो ना हुए। इसमें यही एक प्रॉब्लम है आज
दोनों तरफ से मैंने बात की थी, तो पीटीआई की बात करूं तो आपस में इख्तलाफात ही नहीं खत्म होते। अगर हमने देखा है सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के दरमियान जो तकरार शुरू हो गई है, इसी तरह एक दूसरे को पॉइंट आउट किया जाता है। ये तो मामला उसी तरफ जा रहे हैं कि आप लोग आपस में ही एक पेज पे नहीं आ सके। वो देखिए कि ये तो खैर एक नॉन सीरियस लीडरशिप है, इसके इख्तलाफात हो, लड़ाई हो, ये हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है। देखिए ना, जो पीटीआई का तो कोई नॉर्मल पार्टी स्ट्रक्चर्स तो रह नहीं ना गए, वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने हम सबको ठुटे मुक्के मार के निकाल दिया। अब उसके बाद तो एक वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। मतलब आप अंदाजा लगा रहे हैं ना, सलमान अकरम राजा जो हैं, वो तो देखिए, वो तो नवाज शरीफ के वकील थे। वो तो अभी मेरे ख्याल 6-8 महीने हुए होंगे उनको पीटीआई में आए। जाहिर है वो पीटीआई से को तो जानते नहीं है। फिर मैं ये भी आपको बता सकता हूँ कि एमपी एमएनए बहुत नाराज हैं, और अगर ये इन्होंने अपने रवैये तब्दील ना किए तो पीटीआई के अंदर डिवीजन बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल, और ये डिवीजन के हिसाब से ही अगर हम देखें तो मामला जो हैं उसके अंदर पेचीदगियां आ रही हैं। फवाद साहब, ये बताइएगा, आपकी मुलाकात जो थी खान साहब से, जिसका आप कह रहे थे कि मुलाकात होगी, अगर हुई है तो कैसी हुई है, अगर नहीं हुई तो रुकावट क्या है? नहीं, मेरी मुलाकात तो कल ही हुई ना, परसों हुई है। जी जी। और उसमें जो है वो भी अपना सारी बातें जो हैं, वो मैंने तो यही बातें की जो मैं आपसे कर रहा हूँ। ठीक है। कि मकबूलियत सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसके लिए स्ट्रेटजी जो है वो हमें चाहिए। और खान साहब एग्री भी करते हैं। देखते हैं अब इसके ऊपर वो आगे कैसे एक्ट करते हैं। बस मैंने तो अपना केस उनके सामने बड़ा जोरदार यही रखा है कि ये मौजूदा टीम जो है पीटीआई की, ये तो नहीं आपको कोई भी फायदा लेके दे सकती। यहाँ पे तो दाड़ियाँ लगी हुई हैं लोगों की, बस सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर। बस लोग वो देखे ना, वो आदिल राजा जो है, उसने गो फंड के ऊपर अपीलें करके वो इमरान खान के नाम के ऊपर 87,000 पाउंड जो है वो कमा गया है। एक पे 31,000 पाउंड कमा गया। तो इस तरह के लोगों को बस नवाजने के लिए पीटीआई रह गई है। मतलब ये तो फिर इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, जो कि इस अपॉर्चुनिटी का खान साहब के अंदर होने का, यानी बनी पीटीआई के नाम के ऊपर पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। तो फवाद साहब, ये आपके नज़र में क्या नज़र आता है कि ये राउंड जो है तीसरा तो अभी दूर तक नज़र नहीं आ रहा, तो ये कब तक ये मामला चलता रहेगा? ये टेस्ट मैच है या ड्रॉ होगा? कोई फैसला कौन होगा? देखिए, बात यह है कि राउंड तो कोई भी फैसला कौन हो सकता है जो ही संजीदा होंगे। बुनियादी तो देखो ना, आसम इशू ये है कि इलेक्शन आपने देने हैं। इमरान खान को तो इलेक्शन चाहिए और हुकूमत को वक्त चाहिए। सो बुनियादी मुज़ाकरात, इमरान खान को रिलीज करने का मतलब क्या है? इमरान खान को रिलीज करने का मतलब यह है कि इलेक्शन हो। तो अब हुकूमत चाहती है कि इसमें उसे टाइम मिल जाए। अब ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो देखें, इमरान खान के बगैर सेटल डाउन नहीं हो सकती। तो ये जो इमरान खान का इस वक्त आप खुद ही देख लें कि 7 बजे से 11 बजे तक सारे शोज इमरान खान की बातों पे होते हैं। हर वर्ड उनका इंटरप्रेट होता है, उन्हीं की सारी जो चीज़ें हैं वही चलती हैं, और सोशल मीडिया भी सारा इमरान खान ही के इर्द गिर्द घूमता है। सो इतनी बड़ी एक फिनोमेना है इमरान खान को, उनके बगैर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कैसे सेटल डाउन होगी। अब ये एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ने समझना है। आप देखें, अल्लाह करे उनको भी समझ आ जाए। तो उनकी मुंतकली के हवाले से कभी बनी गाला की बात की गई, कभी वो कहा गया कि जी अली अमीन गंडापुर ये लेकर आए थे पेशकश, और कहा गया कि कभी उनको नथिया गली के रेस्ट हाउस की बात की गई। तो ये तमाम चीज़ें एक र्यूमर्स हैं या वाकई में कोई पेशकश की गई थी बराह रास्त? इमरान खान ने कहा है तो मेरे ख्याल में की गई होगी, क्योंकि खान साहब बिल्कुल उनको वो नहीं है, इज नॉट झूठ बोलने की उन्हें आदत नहीं है। अगर इमरान खान ने कहा है तो फिर डेफिनेटली उनको ऑफर की गई। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि मुल्क की मफाद की खातिर अगर हमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, गिव एंड टेक की बात होती है। कुछ कहा गया कि जी राना सनाउल्लाह साहब ने भी कोट किया कि हम मौजूदा सेटअप चाहते हैं कि इसको बरकरार रखा जाए। तो मतलब ये है कि फ्रेश इलेक्शन की बात होगी तो वो नियर फ्यूचर की बात होगी, अभी फौरी तौर पर बात नहीं होगी। वो तो ठीक है, उसमें टाइम ही है ना, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 14 महीने, इतना ही है ना। तो ठीक है, अभी इमरान खान से बात कर लें। वो टाइम कुछ खान साहब को भी चाहिए है, बाहर आके उन्होंने भी पार्टी अपनी ऑर्गेनाइज करनी है। ईसीपी नया बनना है, नई चीजें होनी है। जुडिशरी को आपने इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए लेजिस्लेशन वगैरह चाहिए। तो इमरान खान को भी वक्त चाहिए। तो ठीक है, साल, 12 महीने, 14 महीने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन फवाद साहब, जुडिशरी के लेजिस्लेशन की आप बात करें, उसके लिए तो असेंबली में आपको अक्सरियत चाहिए होगी, और अगर आपके पास अक्सरियत ना हुई तो फिर आप लेजिस्लेशन कैसे करेंगे? ये तो एक मिलके ही होगी ना। जब आप मुज़ाकरात करेंगे
तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मिलके ही कोई फार्मूला तय करेंगी ना, और उसके मुताबिक ही आगे चलेंगे। इसमें 26वीं तरमीम की तरफ आपका इशारा है कि इसमें मिलके सारों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और ये आप लोगों की डिमांड में से बात आएगी। ये तो खत्म करनी पड़ेगी ना 26वीं यानी तरमीम। तो देखिए ना, हुकूमत को आज ये हुकूमत है, कल पीटीआई की हुकूमत होगी तो वो तो उनको फिर ये सारा एडवांटेज मिल जाएगा जो इस हुकूमत को। यानी 26वीं तरमीम क्या है कि हुकूमत अपने जज खुद सिलेक्ट करेगी जिनके पास उनके केस जाएंगे। तो आप देख लें, ये सेटअप तो किसी को भी सूट नहीं करता। ये तो मतलब अगर थोड़ी सी भी अकल हो शहबाज शरीफ वगैरह में, तो अब इन्होंने जो काम करवाने हैं करवा के खुद ही इसको खत्म कर लें। तो आपके ख्याल में कि इस चीज के ऊपर कॉन्सेंसस हो सकेगा? ये बहुत बड़ी कड़ी शर्त रखी जा रही है। 100% कंसेंसस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 26वीं यानी तरमीम के कोई भी टेकर नहीं है। मौजूदा हुकूमत भी के भी अंदर जो लोग हैं जो अक्लमंद हैं वो समझते हैं कि ये तरमीम खत्म होनी चाहिए, वरना ये लेते बैठे। Who's calling the shot now? आप क्या समझते हैं कि अलीम इन गंडापुर, अलीमा खान साहिबा या बीबी तो बिल्कुल ही खामोश हो गई, एक तरफ हो गई हैं, शायद उनको कह दिया गया है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त कमांड किसके हाथ में है? मेन कमांड तो ज़ाहिर है इमरान खान की हाथ में है, और बाकी फिर लोगों को जितना जितना रोल ले सकते हैं उनको मैं ख्याल दे देते हैं। लेकिन पीटीआई तो इमरान खान का नाम है ना, बाकी तो ज़ाहिर है उनकी कोई इतनी वो हैसियत और अहमियत नहीं है। मैं वापस उसी सवाल पे आऊँगा कि इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट जो है अवाम का भी, या जो पीटीआई के लाइक माइंडेड लोग हैं या फिर वोटर्स हैं या सपोर्टर्स हैं, उनका भी तमाम जो इस वक्त आपके सामने जो आपकी एक क़यादत बनी हुई है उसके ऊपर भी फिर नज़र नहीं आ रहा। उसकी अहमियत ही नहीं है इस वक्त। तो देखे ना, कारकुन है और इमरान खान है, दरमियान में कार्डर तो है ही नहीं। तो वो कार्डर ये हो बी हो सी हो, क्या फर्क पड़ता है? वो तो अभी इमरान खान जिसको नॉमिनेट करेंगे वो होगा। कब तक उम्मीद है आपको कि मामलात का तय होने का, या फिर जो डिमांड्स हैं उनकी एक किस्म की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के बाद ये चीज़ें तय हो सकती हैं? अभी तो देखते हैं ना कि 20 फरवरी तक या मार्च तक जो है वो जब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है तो क्या जो प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर वो बढ़ता है या वो स्टैटिक रहता है या वो कम होता है। क्योंकि पाकिस्तान में जाहिर है कि अमेरिकन रोल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है हुकूमतों के हवाले से। अगर ये इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया तो फिर जाहिर है कि ये सोल्यूशन जल्दी करना होगा, और अगर हुकूमत समझती है कि उसने इसको काबू कर लिया तो फिर इसको लंबा ले। लेकिन ये इंटरनेशनल प्रेशर की, जिस तरह आपने अमेरिकन गवर्नमेंट की टेक ओवर या जो नई रिजीम आएगी या जो भी डोनाल्ड ट्रंप की बात की जा रही है, आप समझते नहीं है कि जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा सियासी अदम इस्तेकाम देखा, उन्होंने अपनी डिमांड्स पूरी करवाना शुरू कर दी, पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाना शुरू कर दी? ये तो मुल्क के मफाद के खिलाफ हुआ। नहीं तो वो तो पाकिस्तान के अंदर फिर हमें खुद सोचना चाहिए ना कि हम इसका काम बनाएं और करें। हम भी तो यहाँ पे सोचते हैं ना कि जब तक बाहर के लोग आगे नहीं करेंगे, चीजें नहीं करेंगे, हमने भी तो नहीं ना हिलना। ये तो प्रॉब्लम पाकिस्तान का है ना कि हमें अपने पाँव से आगे सोचने की जरूरत है, वो हम सोचते नहीं। और रेमिटेंसेस के हवाले से आपने कहा सिविल नाफरमानी, लोगों को कहेंगे बैरून मुल्क के वो पैसे ना भेजें, वो तो अभी तक चल रहा है सिलसिला, उसमें तो नाकामी नहीं हुई, बल्कि हुकूमत तो शादियां ने बजा रही है। अभी तो उसको 2-4 महीने देखना पड़ेगा ना। अभी तो 2-4 में अभी तो कुछ सीरियस मेरा नहीं ख्याल, कोई अपील भी उस तरह से सीरियस हुई है ना, कोई बात हुई है। तो अगर इमरान खान बात करेंगे या मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर उसके बाद आगे देखते हैं ना वो क्या होता है। थैंक यू वेरी मच फवाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब। मैं तो वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने दावत दी है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद कहते हैं एजाज़ साहब आपको हम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। एजाज़ साहब, इस वक्त हम तीसरे दौर का इंतज़ार करें, मुज़ाकराती दौर जो है उसका क्या नतीजा होगा या बेनतीजा जाएगा, ये भी, क्योंकि अभी तक 2 जो राउंड हुए उसके अंदर तो गुफ्तन शनीदन बर्खास्तन वाली बात हुई, आप ये कर लें, आप ये कर लें। आपको लगता है कि इतने ये जमातें, ये जितने भी लोग इसमें बैठे हैं, वो इतने एम्पावर हैं कि वो खुद से डिसीजन करेंगे, या फिर डिसीजन करने के लिए सरबराहों को दोबारा इकट्ठा बिठाया जाएगा? देखें, ये बात हर कोई ये कर रहा है कि फलां के पास इख्तियार नहीं है, फलां के पास इख्तियार नहीं है, तो या तो फिर दोनों तरफ से बेइख्तियार लोग बैठे हुए हैं, तो फिर जिसने मुज़ाकरात करने हैं उसको लाया जाए सामने, जिससे वो चाहता है मुज़ाकरात करने उनको सामने बैठाया जाए। इस तरह सियासत के अंदर, गुफ्तगू के अंदर ये तरीका कार नहीं होता। मार्शल लॉ हो तो वो और बात है,
यानी जो जो माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब की बातचीत हुई या मोहतरमा बेनज़ीर की हुई परवेज़ मुशर्रफ के साथ, तो वो उस वक्त सरबराह थे। और सरबराह इन द सेंस कि वो एक फौजी हुकूमत थी, मार्शल लॉ लगा हुआ था, तो उनके अलावा और कोई था नहीं जो बात करता। मौजूदा सूरत हाल में आपके पास है एक सियासी हुकूमत है, उसको ना माने, आप नहीं मानते तो, लेकिन इख्तियार तो उन्हीं के पास है। और दूसरी तरफ से भी जो कमेटी है, मेरा नहीं ख्याल कि वो बाख्तियार है, वो भी बेख्तियार है, क्योंकि उनको भी हर 2 मिनट के बाद जाना पड़ेगा खान साहब से बात करने के लिए, क्योंकि अकरम राजा साहब जब मिलकर आए हैं, सलमान अकरम राजा, तो उन्होंने भी कहा, सलमान अकरम राजा साहब मिलकर आए हैं, तो उन्होंने भी कहा मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है, वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, वो सब जब छुट जाएंगे असीरान, वो कह रहे हैं मैं सबसे आखिर में जाऊंगा। तो ये इख्तियार लेकर ही आए थे ना वहाँ बात करने के लिए, और खुद उन्होंने ये पेशकश की कि जनाब हम जो है वो रिटन डिमांड्स देंगे आपको। तो दूसरी मीटिंग में पूछा गया जी आप लेकर नहीं आए, उन्होंने कहा जी हमारी मुलाकात करवाएं, उस कमरे में नहीं हम मिलना चाहते जहाँ पे हमारी मुलाकात होती है। देखिए यहाँ पे भी बात आ रही है कि कोई जो अगर फंसे हुए लोग या फिर जो वर्कर्स हैं जिन पे इल्जाम है, जो मिलिट्री ट्रायल में हैं या जिन पे केसेस हैं, कि अगर वो साबित हुए पार्टी के लोग, तो उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज जो कि नहीं दिखाई जा रही, वो जनरल जो सोशल मीडिया फुटेज है उसकी बात की जा रही है, उस पर उन्होंने कहा कि मैं माजरत भी कर लूंगा। क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये बात वहाँ पे नहीं हुई बिल्कुल। ये उन्होंने जरूर कहा कि कमीशन बनाए, बस यहाँ तक ही बात हुई है कि इन दोनों इवेंट्स के जो 9 तारीख को और 24-26 तारीख का था, उन पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, लेकिन वो अब हुकूमत की मर्जी है, बनाए ना बनाए, वो तो जब डिमांड्स इन राइटिंग आएंगी सामने। देखें अगर इन राइटिंग फर्ज करें वो लाते भी हैं, तो फिर भी हुकूमत ये कह सकती है जाके आप खान साहब से साइन करवा के लाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कल आप इस पे मुकर जाएं, ये भी हो सकता है। देखिए अगर इतनी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इतना एक दूसरे पर एतबार नहीं होगा, इतना एतमाद नहीं होगा, तो फिर तो मुज़ाकरात आगे बढ़ाने बड़े मुश्किल है। दूसरी तरफ से जिसके पास भी ट्विटर हैंडल है खान साहब का, और जिसने भी खामोशी की भी बात हुई है जी, उस ट्विटर हैंडल को खामोश करने की बात हुई है एक्स पे। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब ऐसी बात कर सकते हैं। अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं जो कि मतलब नाजेबा भी है, एक मतलब उसके अंदर भी नहीं आती, मतलब दायरा जिसकी कहते हैं कि इज्जत के दायरे में भी नहीं आती, कि एक दूसरे को जब गाली भी देता है इंसान इस लेवल पे, तो वो भी सोच समझ के मतलब बुरा भला कहता है। तो यहाँ पर आप मतलब कि इस किस्म की गुफ्तगू आपके ट्विटर हैंडल पे आ रही है, आप उसको डिनाई नहीं कर रहे, फिर आप कह रहे हैं कि हमारी मुलाकातें नहीं हो रही, तो फिर किस तरह से मुलाकातें होंगी, मुझे समझाएं जरा। तो इल्जाम तो यही लगाया गया, हुकूमत बेख्तियार है, उसके पास हमें मिलाने की भी ताकत नहीं है, हम डिटेल में ओपन एरिया में बैठ के बात करना चाहते हैं, 2 घंटे तवील मुशावरत चाहिए हमें उनसे, ये डिमांड्स की जा रही हैं। हाँ, वो सब कुछ मिल जाएगा जब वो तरीकाकार अपना अपनाएंगे, दोनों तरफ से सीज फायर करेंगे, अपनी जुबान बंदी करेंगे, ट्विटर पे गाली गलौज बंद करेंगे, तो मुलाकात तो 1 मिनट में हो जाएगी। मुलाकात में क्या मुश्किलात हैं? तो आप ये समझते हैं कि मुलाकात कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जो सीबीएम्स हैं उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए, उससे पहले दोनों साइड से सीज फायर होना चाहिए। इजाज़ साहब ये बताइएगा, जब हम बात करते हैं इस वक्त हुकूमत की, मौलाना साहब ने कहा कि हो सकता है जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और बानी पीटीआई जो है उनको एक टेबल पे बैठना पड़ जाए या बिठाना पड़ जाए, क्या इसको आप देख रहे हैं? ये देखें, अगर ऐसे कोई हालात पैदा हो जिसमें कि वहाबी इत्तेमाद के साथ आगे बढ़ा जाए, पहले तो मुझे पता नहीं कि कौन किसके साथ बैठने को अभी तैयार भी है कि नहीं है। मतलब ये बात कर रहे हैं और कल को वो कहें जी मैं तो मिलना ही नहीं चाहता इनको, तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? ये अगली स्टेज में आएगी। देखे ना, ये अभी पहली स्टेज है। यहाँ पे आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयज होने चाहिए, जहाँ पर आप कहें जी कि आप बातचीत हो रही है, ये इनकी डिमांड्स आई हैं, ये हम मान सकते हैं, ये हम नहीं मान सकते, चलिए अब आगे चलें। अच्छा, वो कहेंगे अच्छा ये नहीं मान सकते तो चलो ये मान लें। तो ये अभी तो बातचीत शुरू हुई है, अभी इस स्टेज पे जाना कि जी तीनों को इकट्ठे बिठा दें, वो तो बड़े मतलब प्रीमेच्योर है, बात है ना। आप कह रहे हैं प्रीमेच्योर है, लेकिन ये जो बातें हो रही हैं कि नथिया गली के गेस्ट हाउस में ले जाएंगे या बनी गाला शिफ्ट कर देंगे, मुकदमात जो हैं उनके हवाले से जो कारकुनान है उनको रिहा किया जाए, तो ये तमाम चीजें कहीं से ऑफर आई हैं? देखिए, कोई ऑफर नहीं आई अभी तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक के 24 तारीख से पहले जब ये मार्च शुरू होना था, गुफ्तगू हो रही थी, अच्छी पेशरफ्त हुई थी उसमें, लेकिन फिर जब यू टर्न ले लिया गया
बात एक दूसरे की मानी गई तो फिर डेडलॉक क्रिएट हो गया। यू टर्न किसकी तरफ से लिया गया था, पीटीआई की जानिब से या फिर गवर्नमेंट की जानिब से? जनाब बिल्कुल बिल्कुल पीटीआई की जानिब से। पीटीआई की जानिब से। और अभी भी उनका स्टांस वही है आप समझते हैं, या उसमें कुछ लचक आई है? देखिए ना, उनको पिछली मीटिंग में कहा था कि आप कह रहे हैं जी हमारे इतने लोग गुमनाम हैं, मिल नहीं रहे हैं, लापता हैं, उसका लिस्ट दे, हम चेक करके बताते हैं। और लिस्ट तो अभी तक दी नहीं उन्होंने। ठीक। लिस्ट कोई खान साहब से तो नहीं लेने जाना ना उन्होंने, लिस्ट तो इनके पास है जो बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन वो ये कहते हैं हमने अदालत में उसके ऊपर 22 की दरखास्त दे दी हुई है और उसमें सारे शवाहिद उनको वो कहते हैं जमा करा दिए गए। हाँ, तो जब कमेटी में बैठे हुए हैं तो लेकर आए ना कमेटी के अंदर, अदालत की रिपोर्ट ही दे दें जो अदालत में जमा कराई है। बोले जी हमने अदालत में दिए, आए इस पर बैठ के बात करते हैं हम। कोई तो हुकूमत अदालत तो नहीं चेक करवा सकती ना, अदालत ने भी हुकूमत को ही कहना है या बंदे। लेकिन उसमें डिमांड्स भी ऐसी हैं एजाज साहब कि जिसमें 26वीं आईनी तरमीम का उनके हो कि जिसको ख़त्म किया जाए, उसके अलावा हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि जी मुज़ाकरात में हम मौजूदा सेटअप को चलने की बात करेंगे, इसको छेड़ा ना जाए। तो ऐसी चीज़ें भी बीच में डिस्कस हो रही हैं। इनमें से कोई डिमांड नहीं आई कि 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म किया जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है ये ख़त्म नहीं हो सकती सिवाय असेंबली के। और ना ही उन्होंने ये डिमांड दूसरी की है जो आपने कहा कि हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए। ये तो मतलब बात करना अपना तमाशा बनाने वाली बात है ना, कि जी मैनू बैठा, मुझे मैंडेट भी दे रहे हैं, मुझे वज़ीर आज़म भी बना दें। मतलब इस तरह नहीं होता। ये 18 में भी इसी किस्म की बातें उठी थी, 35 पंक्चर भी हुए थे उससे पहले। तो अच्छा। क्या हुआ उसका फिर? क्या कोई हुकूमत इनकी हटा के दूसरी हुकूमत को लाके बैठा दिया? आपको कब तक ये मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पे आते नजर आएंगे, यानी कि उसमें कोई फैसला कुन कोई ऐसा राउंड हो? कितना अरसा लग सकता है इसमें, आपको क्या लगता है? मैं समझता हूँ कि अगर ज़हनी तौर पे वो तैयार हो जाएं कि हाँ अब हमने मुज़ाकरात करने हैं तो जल्दी भी हो सकते हैं। और अगर ये कहा जी कि हमने बताना है, देखें जी हम हुकूमत से मिल रहे हैं, हुकूमत तैयार नहीं है बातचीत करने के और बहाने ढूंढने हैं, तो फिर ये बातचीत आगे, मगर इसमें टाइम लगेगा फिर। यानी कि आपके ख्याल में ये तीसरा राउंड जो होगा, जब भी होगा, क्योंकि अभी तक दूर दूर तक उसकी कोई शुनीद नहीं नजर आ रही हमें, आप ये समझते हैं कि ये हतमी हो सकता है? नहीं, हतमी तो नहीं होगा। देखिए एक दो तीन मीटिंग्स में नहीं होता, कम से कम लगातार बहुत सी मीटिंग्स होंगी, बहुत सी बातें होंगी, अलग नुक्ते ठीक किए जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के लिए भी कितना टाइम लगा। तो आप ये समझते हैं मुसवदे गए, मुसवदे बाहर फेंक दिए गए, नए मुसवदे आ गए, जिनका मुसवदा था हुकूमत का उसे बाहर फेंक दिया, जो अपोजिशन का मुसवदा था वो अंदर आ गया। तो ये चीजें तो ऐसे आस्ते आस्ते चलती है ना। इज देयर एनी गारंटर फॉर दिस होल सेटअप, यानी कि जो मुज़ाकरात का एक सारा सिलसिला बना है, इसमें कोई गारंटर है? स्पीकर तो कहते हैं कि मेरे डोमेन में नहीं है कि मुज़ाकरात के दौरान मुलाकातें भी करवाऊं। उन्होंने तो इससे अपना हाथ खींच लिया, पहले तो ही कर ली। बिल्कुल सही कहते हैं, उन्होंने मुलाकातें नहीं करवानी। वहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनके पास इख्तियार है, वो मुलाकातें भी करवा सकते हैं और दीगर मामला को तय भी करवा सकते हैं। माजी में भी उन्होंने, जब ये स्पेशल कमेटी बनी थी, तो बहुत से इक़दाम उन्होंने रातों रात पूरे किए थे, जो इनकी बेलें करवाई और दीगर मामला जो करवाए। तो स्पीकर साहब तो फैसिलिटेटर हैं बेसिकली, और वो लाज़मी बात है हुकूमत को बताएंगे कि ये गुफ्तगू हुई है, अब आगे चलना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड इसको ओन किया जा रहा है, इस मुज़ाकरात को अक्रॉस द बोर्ड? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अक्रॉस द बोर्ड किया जा रहा है। अगर अक्रॉस द बोर्ड ना किया जा रहा होता तो एक सेकंड के लिए भी ना मुज़ाकरा हुआ। तो मतलब आप समझते हैं कि सारे इदारे, बात है ही नहीं इसमें, मतलब कोई दूसरी राय नहीं है? आपने कहा कि सब इस बात के ऊपर मुंतज़िर हैं। अच्छा ये बताइएगा, किसी केसेस के हवाले से भी बहुत तेज़ी से सज़ाएं भी हो रही हैं, केसेस चल भी रहे हैं। तोशाखाना 2 जो है उसको देख लें आप, 190 बिलियन जो पाउंड का केस था, तमाम चीज़ें शवाहिद कंप्लीट हो चुके हैं। उनके अपने मिनिस्ट्री के जो कैबिनेट के लोग थे वो साथ शामिल हो गए, उनके सेक्रेटरी जो थे वो इसमें शामिल हो गए गवाहों में। आपको क्या लगता है कि इन केसेस का कोई ताल्लुक नहीं होगा मुज़ाकरात से? केसेस अपनी जगह चलते रहेंगे, मुज़ाकरात अपनी जगह चलते रहेंगे। जब नवाज शरीफ साहब के मुज़ाकरात हुए थे, वो वापस आए थे, तो केसेस तो चल रहे थे और बाद में ख़त्म हुए ना। अब ये होगा कि पहले केसेस ख़त्म कर दें और ख़त्म करवा दें, ये तो ना हुकूमत के पास में है। लेकिन अज्यूम किया जा रहा है जहाँ साहब, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला आना था, वो तातुल का शिकार हो गया है। केस कंप्लीट हो चुका है, गवाहें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो जज की मर्जी है ना, जब देना होगा दे देगा वो। मतलब
अगर हफ्ता डिले हो गया तो कोई क़यामत तो नहीं आ गई यार। यानी कि ये इसी तरह इसमें कर रहे हैं जी, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा कि एकदम जाके मुलाकात भी करवा दो, एकदम साथ भी बिठा दो, एकदम मुज़ाकरात शुरू कर दो और एकदम जाके सारे हतमी नतीजे भी पहुंचा दो। ऐसे नहीं होता। तो फिल अथॉरिटी के साथ मुज़ाकराती टीम जो है वो बिठाई गई है, यानी कि उसके पास जो इख्तियारात हैं वो आप समझते हैं कि वो हतमी वही फैसला करेगी कमेटी जो कि सबको काबिल कबूल होगा? हुकूमत के साथ गुफ्तगू करने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद, जिस तरह के जो अपोजिशन की कमेटी बैठी हुई है उसके पास भी उतने ही इख्तियारात हैं, बल्कि हुकूमती कमेटी से कम इख्तियारात हैं उनके पास। यानी हुकूमती कमेटी आपके ख्याल में, जिसमें आप खुद भी शामिल हैं, ये बाइख्तियार है, यानी कि इन्होंने अपनी जो भी सजेशंस या जो भी अपनी रिकमेंडेशंस देनी है वो मनोअन अप्रूव की जाएंगी? नहीं, मनोअन तो मैं नहीं कहता, कभी भी कोई चीज़ मनोअन नहीं होती, हर चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ दो और कुछ लो होता है। हो सकता है जो बातें कमेटी इनकी मान के जाए, पीटीआई की, वहाँ जाके अंदर जाए तो कि नहीं ये चेंज करवा के लाओ, ये नहीं मैं मानता, ये नहीं मैं मानता। इसी तरह हुकूमत भी देखेगी कि उनकी क्या डिमांड है, कितनी पूरी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती। मुझे एजाज साहब ये बताइएगा कि मुज़ाकरात का अमल जो होता है वो गिव एंड टेक पे चलता है, आप कुछ उनकी मानते हैं, कुछ आप अपनी मनवाते हैं। आपको लगता है कि दोनों साइड पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो एक दूसरे की बातों को मान सकेंगे? अगर साथ बैठ गए हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी है, दोनों साइड आगे चलेंगे दोनों तो साइड पे फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो चलेंगे। दोनों साइड पे ठीक है। यानी कि कुछ अगर उनके 6 मुतालबात हैं जिनका मैंने आपसे चीदा चीदा बातें करके सवाल पूछा था, उनमें से कुछ मानने वाले हुए, मसलन रिहाई के हवाले से, बनी गाला शिफ्ट करने के हवाले से, जो लोग कैद में हैं इस वक्त वर्कर्स, उनकी रिहाई के हवाले से, ये आप समझते हैं काबिल कबूल हो सकती हैं बातें? ये मुतालबात है ही नहीं जो आप कह रहे हैं। अभी तक तो रिटर्न तो दिए ही नहीं गए ना। कि दो चीज़ों पे कमीशन बना दें और असीरान की रिहाई को फैसिलिटेट करें, ये नहीं कहा कि इनको रहा कर दें। अच्छा, फैसिलिटेट इन द सेंस के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो जाके जरा थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, उनके मुताबिक है, मेरे मुताबिक नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन रिटर्न में तो अभी तक कुछ नहीं आया डिमांड्स में। रिटर्न में आएगा तो बात आगे चलेगी ना, ये तो उन्होंने अब लेकर आएंगे तो आगे बात। आपके ख्याल में अभी तक रिटर्न में ना आने की वजूहात क्या हैं? रिटर्न में ना आने की वजूहत एक तो ये कि उनकी अभी तक मीटिंग नहीं हुई, जिस दिन मीटिंग होगी मेरे ख्याल में उसके बाद वो इन राइटिंग ले आएंगे। ओके, यानी कि आप चीज़ें वर्बली उन्होंने बताई हैं वही इन राइटिंग भी आएंगी। ठीक है, तो लेकिन अभी मसला वही फिर आ जाता है कि मीटिंग करवाने वाले जो हैं वो करवाना नहीं चाह रहे, इसलिए मुज़ाकरात भी लेट हो रहे हैं। इंडिविजुअल्स की तो हो रही है मीटिंग करवाने वाले। मेरे नज़दीक देखें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं भी अगर होता ना इख्तियार देने वाला कि जी जाओ मीटिंग करो और मेरे खिलाफ कोई गाली देता तो मैं ना कहता कि जी जब तक आप अपनी रवैया सही नहीं करेंगे आगे बात नहीं चल सकती। तो ये गवर्नमेंट, आप गाली भी दें और अब मुज़ाकरात भी करना चाहें, ये कौन सी बात है? मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये इतराज है कि जब अपने साइलेंट करेंगे ट्विटर अकाउंट को तब ही मुलाकात हो सकेगी। मेरा बिल्कुल ये बात नहीं है। मैं समझो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता हुकूमत क्या सोच रही है कि मैं वापस आऊंगा मिल के बात कर सकूंगा। मैं अगर गवर्नमेंट में अगर कमेटी के अंदर मौजूद है और मुझसे राय ली जाए कि जी बात को आगे बढ़ाएं तो मैं कहूँगा जी अगर ये गालियां देंगे तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? आप तो दोनों तरफ बराबरी है एजाज साहब, गुफ्तगू में तो तीर दोनों नश्तर, क्या कहा गया मुझे कोई बताए? दूसरी तरफ से नश्तर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चल पड़ते हैं वहां पे भी। छोटी मोटी नश्तर तो चलते रहते हैं ना, लेकिन मैंने किसी को गाली तो नहीं दी ना, किसी को बुरा भला तो नहीं कहा ना। ये आपकी ये गैर तहजीब शुदा जो अल्फाज हैं उनकी बात हो रही है, वो नहीं अदा हो रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ये बताइएगा कि जब हम मुज़ाकराती टीम का जिक्र करते हैं तो जितने मेंबर्स हैं उनको एक दूसरे पे उतना ही एतमाद है जिस तरह के इस वक्त तस्वुर किया जा रहा है कि आपस में एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स का जो मामला था वो क्लियर हो चुका है? आपस में मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत की टीम बैठी हुई है उनके अंदर एक कोहेजन भी है और मैं समझता हूँ कि एक दूसरे पर एतमाद भी है, जिसमें पीपल्स पार्टी आप लोग सब शामिल हैं। जो उनकी टीम है उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके टीम वाले कुछ और बात कर रहे होते हैं, उनके मेंबर पार्टी के यानी कि वो जो उनकी अपनी टीम को खुद नहीं पता एजाज साहब एक दूसरे पे कितना एतमाद है उनका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एजाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे एजाज उल हक साहब। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक वक्फे का, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे आपका प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। और हम बात करेंगे इस हमारे हिस्से में जमील अहमद खान साहब साबिक एम्बेसडर हैं, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जमील अहमद खान साहब, इस वक्त भारत का वावेला, पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दों के खात्मे का आज़म, अल खवारिज के हवाले से जो एक एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ, उस पर मुकम्मल यकसुई पाई गई। अफगान पाकिस्तान तनाजुर में भारत की चीखें और उनके मीडिया की चीखें ऐसे निकल रही हैं जैसे उनके दुम पे पाँव आ चुका है। अफगान सूरत हाल अगर हम देखें अफगान तालिबान के हवाले से, इन्होंने कभी भी वफा नहीं की जितना भी इनके लिए किया गया। और अब 2021 के बाद भारत का तो सफ़े मातम बिछी हुई थी जब तालिबान गवर्नमेंट आई थी। अब बड़ी जिसे कहते हैं पींगे बढ़ाई जा रही हैं, इनको भाई कहा जा रहा है, इक्तिसादी ताउन की बात की जा रही है, वाखान के हवाले से बड़ा जिक्र किया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप? जी देखें, इंडिया तो चाहेगा कि जहां आपका स्पेस कम हो और वहां वो उस स्पेस को हासिल कर ले। तो उस लिहाज से अफगानिस्तान में इंडिया को जो 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 हमेशा करता है वो अभी भी करेगा। वो हमारे लिए स्पेस छोड़ तो नहीं देगा। असल सवाल ये पैदा होता है, ये दुरुस्त है कि अफगानिस्तान के लिए हमने, अफगान भाइयों के लिए हमने काफ़ी कुछ किया। ये दुरुस्त है कि हमने उनको कोई 30 साल तक अपने पास रखा। ये भी दुरुस्त है कि हमने हमेशा अफगान भाइयों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे। ये भी दुरुस्त है कि हमने उनके बारे में पूरी दुनिया में बात की कि जी उनकी मदद की जाए और उन पर से सैंक्शन वगैरह हटाए जाएं। ये भी दुरुस्त है कि दोहा एग्रीमेंट में यूएस के साथ, अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने मावनतकारी की। लेकिन फिर एक और बात भी दुरुस्त है, वो ये है कि फॉरेन ऑफिस को जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था उसमें कुछ कमबाईगी रह गई, उसमें कुछ कमी रह गई, क्योंकि अफगानिस्तान को हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। देखिए, हमारे एक तरफ समुंदर है, 3 साइडों से अगर हम अपने दुश्मन पैदा कर लें तो हम तो फिर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसकी वजूहत आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी आपको बयान कर दिया सीधा बातें कि यकीनन वो जो महरक़ात हैं वो तो उनको नहीं करना चाहिए था अफगान तालिबान को। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी गहराई में जाना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि हमारा उनसे मुतालबा जो बिल्कुल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए रोका जाए, जिसमें कुन्नड़ नूरिस्तान पकीतिया की बात की जाए, जहां ट्रेनिंग कैंप्स हैं, टीटीपी की बात की जाए, बहुत सारी मुतअद्दिद बार ये डिमांडें रखी गई। लेकिन मैंने कहा कि तालिबान की तारीख है कि पाकिस्तान से कभी भी वादों को वफा नहीं किया उन्होंने। जी हाँ, जब पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम किया गया कायम होने के बाद, उस वक्त भी नहीं किया। लेकिन ठीक है, ये बात तो कदूरतें तो हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन इस वक्त क्या हम अपने दुश्मन पैदा करना शुरू कर दें? एक बड़ा सवाल ये है। तो बात ये है कि वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने दे रहे हैं। उन्होंने ये बात दोहा एग्रीमेंट में अमेरिका के साथ साइन करके दी हुई है कि वो किसी मुल्क के लिए भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। 20 के करीब वहाँ दहशतगर्द ग्रुप अब भी मौजूद हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा के मॉनिटरिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है। ये अमेरिका को पता है, पूरी दुनिया को पता है, सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी रिपोर्ट जा चुकी है। अब एक बहुत बड़ा इसमें सवाल उठता है, वो ये है कि क्या तालिबान में ये कैपेसिटी है, क्या उनके पास ये स्ट्रक्चर है, क्या इतनी बड़ी फौज है कि वो टीटीपी को कंट्रोल कर लें? मैं समझता हूँ कि यस, काफ़ी हद तक कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? चले, इतनी बड़ी फौज नहीं है, इतने बड़े ज़राए नहीं है, लेकिन बहरहाल जंगजू है, अगर वो चाहें तो उनके लिए रास्ता तंग कर सकते हैं, उनके लिए ज़िंदगी वहाँ थोड़ी सी दुश्वार बना सकते हैं। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि जब हमने 2021 में जेलों को जब दरवाजे खोले तालिबान ने हुकूमत में आने के बाद, और उस वक्त तमाम कैदी जब आज़ाद कर रहे थे, तो हमने कहा कि जिन लोगों के हाथों में खून है एपीएस के बच्चों का या वैसे पाकिस्तान में, तो कम से कम उन्हें हमें हवाले कर दें। लेकिन उन्होंने 800 के हमने नाम दिए थे, 800 तालिबान को उन्होंने हवाले नहीं किया, छोड़ दिया। इसमें एम्बेसडर साहब हमें एंगेज करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जिस तरह वो नाकाम हो रहे हैं पूरे अफगानिस्तान में, वो कहते हैं हमारे रेट नहीं है, पाकिस्तान कार्रवाई करता है, वो शोर मचाते हैं, वावेला मचाता है। अजीत डोवाल के जो है वो यात्रा शुरू हो गई है, कभी अमेरिका की कभी कहाँ, और दुबई में इनकी मीटिंग्स हो रही हैं। तो आप ये समझते नहीं हैं कि इसमें पाकिस्तान को अपना एक रोल अदा करना चाहिए और एक वार्निंग तालिबान को ज़रूर देनी चाहिए कि अगर मज़ीद इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई तो हम अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं? नहीं, वार्निंग क्या, वार्निंग भी दी हमने, और उसके साथ साथ हमने पक्तिया पे, जहाँ से हम पर हमला हो रहा था, हमने उस पर बम्बार्डमेंट भी की। और जो कि ठीक है, हमारे 17 जवान शहीद हुए, उससे पहले इतने सारे हमारे फौज के एहलकार और जवान शहीद हुए। तो वो तो एक देखिए टिट फॉर टैट वाली बात हो गई। लेकिन इसके बाद रास्ता क्या है? रास्ता तो यही है ना कि बजाय इसके कि
उनको फिर इस्तेमाल कर ले इंडिया, जो कि होना शुरू हो गया है। तो उसमें आपने मुझसे सवाल किया कि इसके सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इसमें फॉरेन पॉलिसी में लचक क्या होनी चाहिए। लचक ये होनी चाहिए कि जिस जुबान में वो आपसे बात करना चाहते हैं, मैं इसको एक फलसफी अंदाज में बयान कर रहा हूँ, आप उस जुबान में उनसे बात करें। मिसाल के तौर पे अगर दोनों साइड पे कबायली एक जैसे हैं, अगर शिनवारी दोनों साइड पे हैं, अगर काकड़ दोनों साइड पे हैं, अगर वहाँ दोनों साइड पे मंदू खेल हैं, अगर दोनों साइड पर बाकी वहाँ मेहमंद हैं, तो उनके कबायली इलाकों के लोगों को बीच में शामिल करें, उसमें वहाँ के अमायदीन को बीच में शामिल करें। उसके बाद यकीनन फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस, हम वहाँ विजिट भी नहीं करते हैं, हमारा मिनिस्टर्स वहाँ जाते भी नहीं है वहाँ उनके लिए। और फिर साथ में जो उनके वीज़ा के मामलात हैं, वो कहते हैं, वो गिला ये करते हैं अफगान तालिबान वाले, और ये मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि जी जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आना चाहते हैं इलीगल तौर पर, वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं या पैसे दे के आ जाते हैं, और जो वहाँ के बाकी लोग लीगली आना चाहते हैं उन्हें बड़ी वीजा में दुश्वारी होती है। तो इस किस्म की चीजें जब बैठेंगे तो भारतीय मीडिया, भारत की जानिब से बैठेंगे ये जो यात्राएं शुरू हुई हैं और वेला मचा जैसे उनकी दुम पे पांव आया, तो आपका मतलब अगर इसको देखें तो इसका मतलब ये कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उनको नजर आ रही है कि वो खतरे में है। इन्वेस्टमेंट से मुराद उनके एसेट्स हैं, वो दहशतगर्द जिनको वो सपोर्ट करते हैं। एसेट्स क्या, उनका सबसे बड़ा राका बजट ही है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है, और जो अफगानिस्तान के जरिए वो एक्टिविटीज हमेशा करते आए हैं। बीच में थोड़ी सी सुस्त रवि और बीच में थोड़ी कमी आई थी क्योंकि तालिबान आ गई, गवर्नमेंट आ गई थी। 16 जब कौंसल जनरल कौंसलेट वहाँ कायम किए गए हमारे बॉर्डर के साथ साथ, जो कि 2640 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो उस वक्त हमने बड़ा वाविला मचाया। उसके बाद वो खत्म हुए, हमें खुशी हुई जब हमने चाय की प्याली लहराई काबुल एयरपोर्ट पर, तब हमने बगलें बजाया। लेकिन उसके बाद भी तो हमने कुछ काम करना था ना, उसके बाद वो काम जो हमने करना था वो नहीं किया। सही बात तो ये है, इस वक्त इंडिया से जो वहाँ मेडिकल टूरिज्म है, 1.4 बिलियन की मेडिकल टूरिज्म है, जो वो पेशावरी चप्पल हमारे पास से खरीदते थे अब वो इंडिया से खरीदते हैं। तो इन तमाम के पीछे कुछ तुम और एक हाथ हैं। हमें वो कहते हैं ना कि वो जो ये जो आवारगी शबनम है, इसमें कुछ जुर्म आफ्ताब भी है, तो हमें वो दोनों साइडों पर देखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इस वक्त जो इस्लामाबाद में जो कि दुरुस्त है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने UNHCR यानी कि जो रेफ्यूजीज कन्वेंशन है मैंने पढ़ा हुआ है, 61 का जेनेवा कन्वेंशन मैंने 30 लाख अफगानिस्तान से जो महाजरीन है वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। जी 3 मिलियन को हमने मेजबानी की है, 1.5 मिलियन जो है वो अभी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, बल्कि उससे बहुत ज्यादा। और अभी जो हम उसको इस वक्त कर रहे हैं, मैंने जैसा कि कहा कि 1 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप बैकवर्ड, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। डिप्लोमेसी में लचक दिखानी चाहिए। इस वक्त जो भी हम करेंगे उसका यही अफगान हुकूमत को तो छोड़ें, अफगान लोग जो हैं वो फिर यही तासुर लेंगे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो इस वक्त थोड़ी देर के लिए हमें लचक दिखाते हुए इसको हॉल्ट करके करना चाहिए, और फिर जब देखें कि स्पेस वहाँ इंडिया का कम हो रहा है, और जब हम अपने स्पेस को दोबारा हासिल कर लें, जब अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो ये तमाम कार्रवाई फिर की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब, साबिक सफीर पाकिस्तान हमारे साथ थे। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कुछ मामला पाकिस्तान के अंदर के सियासी तौर पर हम देख रहे हैं, और कुछ जो बैरूनी दबाव और पाकिस्तान को भारत की जानिब से साजिशें करके घेरने की कोशिश होती है, उस पर भी बात की। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।